भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 राज्य हैं जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं, आइए डालते हैं उन पर नजर। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बता दें, जहां पर कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर, यानी हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर चलने की संभावना है। उत्तराखंड की बात करें तो गिने चुने इलाकों में यहाँ पर घना कोहरा हो सकता है, यानी कुछ क्षेत्र कोहरे की चपेट में आ सकते हैं। पंजाब पर नजर डालते हैं, जहां पर कई जगहों पर घने कोहरे की संभावना है, तो पंजाब में भी घना कोहरा छा सकता है, इसको लेकर सावधान रहे। राजस्थान की बात करें तो इक्का दुक्का हिस्सों में यहाँ पर शीतलहर चल सकती है, यानी काफी ठंडक महसूस कर सकते हैं अगर आप राजस्थान में रहते हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर नजर डालते हैं, यहाँ पर कई स्थानों पर दिन ठंडा रहने की इस तरह की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं सर्द अपडेट की, यानी ठंड की स्थिति क्या रहने वाली है। तो आइए नजर डालते हैं पूरे मैप पर, जिसमें आप देख रहे हैं कि पूरे देश के बारे में आपको बता रहे हैं, खासतौर पर कैसी तापमान की स्थिति रहने वाली है, किस तरह का अलर्ट है यहाँ को लेकर। जो क्षेत्र आप हरे रंग में देख रहे हैं उनको लेकर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन पीले रंग में जो राज्य देख रहे हैं वहां को लेकर नजर बनाए रखने की जरूरत है। सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं अगर हम पंजाब और हरियाणा पर नजर डालें और साथ ही उत्तराखंड पर, तो यहाँ पर कहीं कहीं कोहरा छा सकता है, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी शीतलहर चलने की संभावना है। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर दिन काफी ठंडा रह सकता है। नजर डालते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों पर, जिसमें आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोहरा छा सकता है। इसी तरीके से उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कोहरा रह सकता है। इसी तरीके से बिहार में भी आप देख रहे हैं कोहरे की स्थिति हो सकती है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी अगले 24 से 48 घंटों में कोहरे की स्थिति हो सकती है। तो इन सभी क्षेत्रों में नजर बनाए रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा तापमान को लेकर या मौसम की उलट फेर को लेकर फिलहाल कोई पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन दिन ठंडा रह सकता है, शीतलहर चल सकती है, कोहरा छा सकता है। इसको लेकर हमने आपको बता दी कि कौन कौन से उपक्षेत्र जहां पर ऐसी स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं बारिश की, तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है अगले 24 48 घंटों में। लेकिन उस तरीके से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और साथ ही उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान है, यानी कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। रुक करते पूर्वोत्तर की ओर, जहां आप अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं, जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो वहां फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ एक क्षेत्र में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा में भी कहीं भी बारिश होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। दक्षिण की ओर रुक करें तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन केरल, इसके अलावा बात करें आप देख सकते हैं केरल और भीति दक्षिण कर्नाटक और रायलसीमा और भीति उत्तर कर्नाटक में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी बारिश हो सकती है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में केरल आदि में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। मध्य भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं। इसी तरीके से राजस्थान और गुजरात में भी बारिश की कोई संभावना फिलहाल नहीं बन रही है। अब बात करते हैं मौसम की यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही, कहाँ कैसी मौसम का मिजाज रहा, उस पर हम नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं, देख सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चली, जैसा आगे भी पूर्व अनुमान है, और 24 घंटे में भी ऐसी स्थिति रही है। पंजाब की बात करें तो दिन काफी ठंडा रहा, कोहरा भी रहा और शीतलहर की भी स्थिति दर्ज की गई है। नीचे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी ठंडक रही है, दिन काफी ठंडा महसूस किया गया है। पूर्वोत्तर की ओर रुख कर लेते हैं, असम, मेघालय और साथ ही साथ हम अगर त्रिपुरा की बात करें तो असम में आप देख सकते हैं यहाँ भी कोहरा छाया, त्रिपुरा में भी कोहरे की स्थिति रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ एक क्षेत्रों में कोहरा दर्ज किया गया है और बिहार में भी कहीं कहीं कोहरा दर्ज किया गया है। उड़ीसा में भी ऐसी स्थिति रही है। अगर हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की तो यहाँ देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों में बारिश यहाँ पर देखी गई है। तो बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल, कहाँ किस
करवट बैठा है मौसम। और मध्य भारत की ओर रुख कर लेते हैं, जहां आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी कुछ क्षेत्रों में कोहरे की स्थिति दर्ज की गई है। तो ये तो था मौसम के चाल का पूरा ब्यौरा, जिसमें हमने आपको बताया कि कहाँ कैसी स्थिति रही, कहाँ बारिश हुई, कहाँ शीतलहर चली और कहाँ दिन काफी ठंडा रहा और कहाँ कोहरे जैसी स्थिति दर्ज की गई है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। तापमान के हाल में हम सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूनतम तापमान पर। कहाँ तापमान नीचे गया है और कहाँ ऊपर चढ़ा है, इस पर आइए डालते हैं नजर। सबसे पहले नजर हम डालते हैं ओडिशा, झारखंड और तेलंगाना पर, जहां आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा यहां पर दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड में। आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में भी दर्ज किया गया है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में यहाँ पर न्यूनतम तापमान ज्यादा रहा है। अगर हम बात करें हरियाणा और दिल्ली की, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान में यहाँ भी इजाफा है और 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान हरियाणा और दिल्ली में भी यहां पर दर्ज किया गया है। अब बताते हैं आपको तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही तटीय कर्नाटक के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो न्यूनतम तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया है तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही तटीय कर्नाटक में। आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही छत्तीसगढ़ और साथ ही मराठवाड़ा में, और साथ ही आप नजर डालें यहाँ पर सौराष्ट्र और कच्छ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो तापमान के हाल में पहले हम आपको बता रहे हैं न्यूनतम तापमान के बारे में, और इसके बाद नजर डालेंगे अधिकतम तापमान पर। सबसे कम तापमान की बात करें तो देखिए पश्चिमी राजस्थान में लगातार चूरू में सबसे कम तापमान बना हुआ है और 1.6 डिग्री सेल्सियस ये दर्ज किया गया है। आइए हम नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर, जिसमें सबसे पहले नजर डालते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, जहां आप देख रहे हैं कि तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी लगातार ठंड जो है वो बढ़ रही है। दिन काफी ठंडा यहां पर दर्ज किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में शीतलहर जैसी स्थिति भी बन रही है। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड, माफ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे आपको बताएं कि खासतौर पर जो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी ऊपरी राज्य है, वहां पर भी तापमान में कमी दर्ज की जा रही है और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहां पर अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें विदर्भ पर नजर डालें तो देख रहे हैं यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से मध्य महाराष्ट्र में भी अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। केरल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि केरल में भी अधिकतम तापमान में इजाफा है और ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अधिक दर्ज किया गया है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर ज्यादा रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर नजर डाल लेते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादा दर्ज किया गया है। अब आपको बताते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहां रहा। तो आप देख सकते हैं कि केरल के कोट्टयम में 35.2 डिग्री सेल्सियस यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में वहां पर तापमान का क्या हाल रहा, आइए डालते हैं नजर।
इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में सबसे पहले हम नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर, यानी देश के जो मुख्य शहर हैं वहां की एयर क्वालिटी कैसी रही, सुधरी या बिगड़ी। आइए डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से इस पर नजर। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां आप देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता 328 है, जो कि खराब स्थिति में लगातार बनी हुई है। पटना की स्थिति और बिगड़ गई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ की एयर क्वालिटी 475 है, जो कि बहुत खराब स्थिति नजर आ रही है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में स्थिति फिलहाल बेहतर बनी हुई है, 77 है, और ये फिलहाल अच्छी की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि संतोषजनक स्थिति बनी हुई 160 है पुणे की वायु गुणवत्ता। आगे आपको बता दें कि लखनऊ की स्थिति क्या है, तो आप देख रहे हैं लखनऊ में फिलहाल बहुत अच्छी है वायु गुणवत्ता, 41 है, 50 से कम है, यानी बहुत अच्छी श्रेणी में है। हैदराबाद में आप देख रहे हैं 117 है, जो कि अच्छे से ऊपर है, यानी आप देख रहे हैं कि ये संतोषजनक श्रेणी में है। और अगर कोलकाता की बात करें तो एक बार फिर से यहाँ की वायु गुणवत्ता बिगड़नी शुरू हो गई है, 303 है। और अगर मुंबई की बात करें तो ये 233 आप देख रहे हैं, और ये भी फिलहाल थोड़ी खराब में ही है। देश के विभिन्न जो शहर है वहाँ की हम वायु गुणवत्ता के बारे में बता रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद की 167 है, और ये भी फिलहाल आप देख रहे हैं कि संतोषजनक स्थिति में है। हम बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से, जहां आप देख सकते हैं कि अगले 3 दिन यहां पर अच्छी धूप खिली रहेगी, आसमान साफ रहेगा, ना ही बादल छाने की कोई आशंका है और ना ही बारिश होने की फिलहाल कोई स्थिति बनती नजर आ रही है। लेकिन शुक्रवार को यहां पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान पहले 3 दिन आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस है, वही शुक्रवार को यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस से गिरावट हो सकती है अधिकतम तापमान में, और ये 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। आगे आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला के बारे में बता दें, अगले 4 दिन यहाँ पर अच्छा मौसम रहेगा, मौसम साफ रहेगा और क्लियर स्काई रहने की संभावना है। धूप भी खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा, यानी कि कोई ज्यादा फेरबदल, किसी भी तरह का उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर होने की संभावना नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश की शिमला की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, जहाँ 4 दिन काफी अच्छी धूप खिली रहने की संभावना है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर विजिबिलिटी की समस्या हो सकती है, कोहरा छा सकता है। हालांकि गुरुवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन शुक्रवार को फिर से बादल छा सकते हैं, लेकिन धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान में आप देख रहे हैं कि काफी उतार चढ़ाव है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे तापमान हो सकता है। जहां मंगलवार को अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शुक्रवार को 17 डिग्री सेल्सियस ये पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो 4 दिन यहाँ पर अच्छा देख सकते हैं कि काफी कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम यहाँ पर साफ नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, 17 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को है, वहीं बुधवार और गुरुवार को 19 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार आते आते 1 डिग्री सेल्सियस में इजाफा हो सकता है और 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। ओडिशा की पुरी की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बादल छा सकता है, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को अच्छी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान यहाँ पर आप नजर डालें तो पहले 3 दिन 30 डिग्री सेल्सियस है, शुक्रवार को 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है। तो ओडिशा की पुरी अगर आप जाना चाहते हैं तो ध्यान रखें मंगलवार और बुधवार को बादल छा सकते हैं। मिजोरम की बात करें, मिजोरम के आइजोल की, तो अगले 4 दिनों में यहाँ पर कोहरा छा सकता है, धूप नहीं होगी।
अधिकतम तापमान जहां 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मंगलवार को 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को 20 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। तो आइजॉल अगर आप जाना चाह रहे हैं तो जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर चारों ही दिन कोहरा छाने की साफ तौर पर स्थिति बनती नजर आ रही है। तेलंगाना के निजामाबाद अगर आप जाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि यहाँ भी चारों दिन फॉग और मिस्ट की स्थिति रह सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तेलंगाना के निजामाबाद अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो ज्यादा मौसम में कोई उलटफेर नहीं है, ना ही तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम अगले 4 दिनों में यहाँ पर आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा। तमिलनाडु के ऊटी जाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस और चारों ही दिन यहाँ पर धूप खिलने की संभावना है, लेकिन बीच बीच में बादल यहाँ पर छाए रहेंगे। चारों ही दिन एक समान रहने की स्थिति बन रही है। कोई ज्यादा उतार चढ़ाव मौसम में भी नहीं है और ना ही तापमान में कोई उलटफेर होने की अगले 4 दिनों में संभावना है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर अगर आप जाना चाहते हैं तो देखिए चारों दिन काफी अच्छे यहाँ पर होने वाले हैं। ना ही यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, ना ही फॉग मिस्ट की कोई स्थिति बन रही है। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, क्लियर स्काई आपको मिलेगा, अच्छी खिली हुई धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर होता रहेगा। कुल मिलाकर चारों ही दिन काफी बेहतर है मौसम के लिहाज से। गोवा के पणजी की बात कर ले तो मंगलवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रह सकता है। तो चारों ही दिन आप देख रहे हैं मंगलवार को धूप खिल सकती है, लेकिन बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान आप देखिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, लेकिन अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। तो बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं मौसम के हिसाब से और आपके क्षेत्र के हिसाब से कौन कौन सी कृषि सलाहें हैं जिनका ध्यान रखकर आप अच्छी फसल ले सकते हैं। ये समय निराई और गुड़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में तापमान भी लगातार गिर रहा है। ऐसे में किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर में गेहूं के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। किसान सरसों के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। यहीं चने के खेत से भी पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। जम्मू कश्मीर में आलू के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। वहीं फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं, साथ ही पत्ता गोभी की कटाई कर लें। इसके अलावा चने के खेत में निराई और गुड़ाई करें। यहाँ के किसान प्याज के खेत से जल निकासी की व्यवस्था करते रहें। प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। जम्मू कश्मीर में लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान मटर के खेत में भी निराई और गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश में सरसों की बुआई करें। किसान गेहूं के खेत में निराई करते रहें। यहाँ चने की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही मटर की बुआई करें। हिमाचल में प्याज की बुआई कर सकते हैं। वहीं लहसुन की बुआई करते रहें। लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इस समय ब्रोकली की बुआई करने का सही समय है। अभी गाजर और मूली की बुआई करें। यहीं के किसान फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकालें। हिमाचल प्रदेश में आंवले की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही टमाटर की तुड़ाई कर लें। किसान आलू के खेत की देखभाल कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं शिमला मिर्च के बारे में। अगर आप शिमला मिर्च की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खास तौर पर आप कौन से किस्मों का चुनाव करते हैं, इस पर भी आपकी फसल काफी हद तक निर्भर करती है। तो आइए आपको बताते हैं शिमला मिर्च से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के बारे अपने इस रिपोर्ट में। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें।
उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको शिमला मिर्च के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मैं इसे अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी आर्यन। देखोगे भी कैसे रमाकांत, क्योंकि तुम जैसे छोटे लोग अपनी सारी जिंदगी ये सपना देखते देखते गुजार देते हो कि दूसरों की दौलत कैसे हासिल की जाती है। अपने ये आंसू पोंछ डाल और मेरे वजूद से बाहर निकलने की कोशिश कर। अपना एक वजूद बना। एक्सपर्ट वैज्ञानिक तमाम जो अधिकारी हैं किसानों तक पहुंचकर तमाम योजनाएं पहुंचा रहे हैं। किसान भाई किस तरह से पराली प्रबंधन कर रहा है, किसानों तक सुपर सीडर पहुंचाना है। फार्मर्स को ये कम्युनिटी बेस पे ये प्रोवाइड कर सकते हैं। लाभ हो रहा, मेहनत हो रही, जो मशीनरी का युग आ गया, मशीनरी से बहुत डेवलपमेंट हुई है। पराली मैडम जी ऐसे हैं, ये गाय को कोई काम आता है, भैंसों की काम आता है, खाद के लिए बहुत जरूरी है जमीन के। एक स्मार्ट सीडर है और एक सुपर सीडर है। ये दोनों मशीनों से अगर हम कंबाइन के काटने के बाद इमीडिएटली अगर सोई करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे कंबाइन चले, पीछे हम सुपर सीडर चला सकते हैं। खेती बाड़ी के एक्सपर्ट हमारे पास आते रहते हैं, टाइम बाय टाइम हमें समझाते हैं। जम्मू से देखिए पराली प्रबंधन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 4 जनवरी बुधवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।